6 बजते ही ना शाम के उनके अंदर ना एक एंटिटी आती थी और वो यही बोलती थी कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। वो दादी जी बताते हैं कि मम्मी से उन्होंने वो चीज़ मतलब कीचन मांगा। मम्मी ने नॉर्मली ऊपर की तरफ देखा और हाथ ऐसे करा और मतलब इतनी दूर से ही उन्होंने वो कीचन उठा के उनको दे दिया। मतलब किचन उड़ता हुआ आ गया? जब मम्मी को लेके गए उन्होंने मम्मी की तरफ देखा और अपनी आंखें नीचे कर ली और मम्मी मतलब बोली कि देख मेरी तरफ। उनकी आवाज़ दोबारा बदल गई, देख तो सही मेरी तरफ। सुबह पता लगता है कि जिस तांत्रिक पे ये लोग एक दिन पहले गए थे ना, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में कार्तिक शर्मा जी बैठे हैं, जो एक काफ़ी कमाल के स्टोरी टेलर हैं। और अभी जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो जितने भी किस्से इन्होंने मुझे बताए वो इतने ज़्यादा डरावने थे कि मेरे को भी ऐसा गूज बम्स आ रहे थे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते और स्टार्ट करते हैं और कार्तिक जी से बात करते हैं। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आने के लिए कि आप यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं और पॉडकास्ट पे आप इतने सारे स्टोरीज शेयर करोगे। नहीं, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, क्योंकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। स्टोरीज तो बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आजकल आपका काम, तो बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। तो अभी कार्तिक हम बात कर रहे थे तो आप ना मुझे कुछ बता रहे थे कि आपकी फैमिली में कुछ हुआ था। अगर आप वो उसको एक और बार यहाँ बता सको तो। हाँ, मतलब आप पूछ रहे थे ना कि हॉरर ही क्यों चुना मैंने। तो बात ये है कि मैंने खुद नहीं चुना। लाइक हमारी फैमिली में, मतलब मेरी मामा जी की फैमिली में, वहाँ से हमारा ये सिलसिला मतलब थोड़ा तंत्र का और थोड़ा अध्यात्म का वो बचपन से ही कनेक्ट रहा। वो कैसे रहा मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जो मेरी मदर है ना, मेरी मदर के साथ एक प्रॉब्लम कह लो या ब्लेसिंग कह लो, उनको ना जो होने वाला होता था पहले ही सपने में दिख जाता था। मतलब फ्यूचर देख पा रहे हैं वो? काइंड ऑफ। अभी भी देखते हैं? मैं बताता हूँ आपको आगे। तो क्या था कि जब वो छोटी थी ना, तो उन्हें सपना आया कि उनकी शादी होगी और जहाँ पर उनकी शादी होगी वहीं पर उनके ऊपर कोई तंत्र विद्या कर देगा। और उनको ये बचपन में आया था सपना, और मतलब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उनको बीच बीच में ये सपना आता रहता था। अब क्या हुआ, वो बड़ी हुई, उनकी शादी हुई, वो हमारे मतलब घर पर आई, मतलब मेरे पापा की साइड। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरे जो बीच वाले मामा जी थे ना, उनकी बेटी होने वाली थी। तो हमारे ना कुआं पूजन का फंक्शन होता है, अगर आपको पता हो। उसमें मतलब बहन जाती हैं और वो भाई की और भाभी की आरती वगैरह करती हैं, और वो कुएं के पास जाते हैं पूजा वगैरह करने। रिचुअल होता है काइंड ऑफ। तो मम्मी मतलब मामा जी के घर गई हुई थी। वहाँ पर क्या होता है, जब मम्मी पूजा के लिए जा रही थी ना, मम्मी का एक हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा अपने आप। अब वो हाथ हिलने लगा तो जितनी औरतें थी वो बोली कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मम्मी को लगा कोई नस वगैरह दब गई होगी, इस वजह से ये शेक कर रहा है, और बहुत तेज हिल रहा था। मम्मी कंट्रोल भी करना चाह रही थी पर कंट्रोल हो नहीं रहा था। बट लोगों ने हाथ पकड़ा, थोड़ी देर में वो रुक गया। मम्मी वापस पूजा वगैरह करके घर पर आ गई, मतलब मामा जी के घर पर ही। अब उस दिन फंक्शन था तो मम्मी रेडी वगैरह हो रखी थी। जब फंक्शन ख़त्म हो गया, मम्मी चेंज करने रूम में गई, मतलब हमारा सेकंड फ्लोर जो था वहाँ पर गई। जब चेंज करके मम्मी नीचे आई ना, तो हमारा एक हॉल था। हॉल में मम्मी जाते जाते बेहोश हो गई एकदम से। अब एकदम से सबने देखा कि मम्मी बेहोश हो गई, तो जो मेरे बड़े मामा जी थे ना, वो जल्दी से मम्मी को उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल ले गए। अब मम्मी को होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर चेक कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला सारी चीज़ें नॉर्मल है, बीपी वगैरह चेक किया, सब कुछ चेक किया, पर सब कुछ नॉर्मल था। मम्मी जहाँ पर मतलब मम्मी को लेटा रखा था जिस बेड पे, उसके साथ में ही एक ना लेडी बैठी हुई थी सोफ़े के पास, और मम्मी को बहुत देर से घूर रही थी। तो मम्मी को होश तो आ नहीं रहा था, तो उन्होंने मामा जी को बोला कि बेटा ये आपकी कौन है। तो मामा जी ने बताया ये मेरी बहन है, और फंक्शन था आज, पता नहीं ये बेहोश हो गई। उन्होंने मामा जी को बोला बेटा ये बीमार नहीं है, इसके ना कुछ और दिक्कत है। मामा जी ने बोला मतलब? कह रहे इसके कुछ ऊपरी दिक्कत है, इसको घर ले जाओ। तो मामा जी ने ध्यान नहीं दिया। मामा जी ने डॉक्टरी एडवाइस ली, और जब तक डॉक्टर ने बोला, थोड़ी देर बाद मम्मी को होश आया। फिर मामा जी मम्मी को घर लेकर आए। फिर पापा नॉर्मली मम्मी को हमारे घर ले आए। 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद उनके ऊपर ना पोजेशन स्टार्ट हुआ।
इस चीज़ के 3 दिन बाद? हाँ, क्या होता था कि 6 बजते ही ना शाम के, उनके अंदर ना एक एंटिटी आती थी और वो मतलब मेल की आवाज़ में बोलती थी, पूरी उनकी आवाज़ बदल जाती थी और वो यही बोलती थी कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। अब जब ये चीज़ होने लगी तो स्टार्टिंग में सबको लगा शायद कोई मतलब मानसिक परेशानी ना हो, कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो मेरे पापा ने, मेरे मामा जी ने डॉक्टरी एडवाइस लेना ज़रूरी समझा, डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ भी सॉल्यूशन ही निकल रहा था। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ना ऐसी कोई चोट लगी थी कि जब मम्मी गिरी तो कोई सर पे चोट लगी, ऐसा भी कुछ नहीं था, वो नॉर्मली बेहोश हुई थी। तो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि भाई कुछ हुआ हो। तो फिर जो बड़े लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई कहीं सही में कुछ ऊपरी दिक्कत तो नहीं हो गई है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि उनका क्या था, 6 बजते ही ना शाम में, उनके 6 बजे के बाद ही पोजेशन स्टार्ट होता था। और नॉर्मली क्या होता है, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं ना, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि वो नॉर्मल तो वैसे रहते हैं, पर पर्टिकुलर एक टाइम होता है जिस दौरान वो ज़्यादा हरकतें करते हैं ऐसी। तो स्टार्टिंग में हम मतलब यही प्रेफर कर रहे थे मामा जी वगैरह पापा कि भाई डॉक्टरी एडवाइस ही लें, लेकिन धीरे धीरे ना चीज़ें बदलने लगी। कैसे? क्या होता था, जैसे अभी तक तो 6 बजे के बाद मम्मी के मतलब सिर्फ आवाज़ बदलती थी। अब क्या हुआ, एक दिन मेरी जो मतलब दादी थी, दादी की सिस्टर घर पर आई थी और उन्होंने ना मम्मी से ना कीचेन मांगी। मम्मी बेड पे बैठी हुई थी, शाम का टाइम था और पुराने घर में आपको याद हो एक वो होते थे, आले होते थे जिसके अंदर शो पीस वगैरह रखे होते थे, है ना, दीवारों के अंदर, उसके अंदर वो कीचेन रखी थी और मम्मी से बहुत दूर था वो। तो वो दादी जी बताते हैं कि मम्मी से उन्होंने वो चीज़ मतलब कीचेन मांगा, मम्मी ने नॉर्मली ऊपर की तरफ देखा और हाथ ऐसे करा और मतलब इतनी दूर से ही उन्होंने वो कीचेन उठा के उनको दे दिया। मतलब किचन उड़ता हुआ आ गया क्या? उड़ता हुआ नहीं आया, मतलब काइंड ऑफ हाथ स्ट्रेच हो गया? हाथ स्ट्रेच हो गया और वो ऐसे हुआ कि मतलब इंस्टेंट, कि उनको एकदम से मतलब वो शॉक हो गई कि इतनी दूर से इसने उठा कैसे लिया। एक तो होता है कि धीरे धीरे से मूवीज में दिखाते हैं कि हाथ लंबा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम से हाथ स्ट्रेच हुआ, उठाया और उनको पकड़ा दिया। जब ये चीज़ हुई और उन्होंने मतलब घर पर बताया, दादी को बताया, मेरे पापा को बताया, तब थोड़ा सीरियस लगा। फिर मामा जी को बताया तो मामा जी ने फिर सोचा कि ठीक है अब दिखाते हैं कहीं ना कहीं। तो जो मेरे पापा थे वो लोगों के एड्रेस निकालने लगे, जो मतलब तांत्रिक वगैरह होते हैं या बाबा वगैरह होते हैं। हमारे घर के पास ही ना एक हनुमान मंदिर है और वो काफ़ी पुराना मंदिर है और वहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं। तो मम्मी को वहाँ पर लेकर गए। अब वो जो उनका मंदिर था बहुत बड़ा मंदिर था और वहाँ पर ना वो पर्ची बटती है, मतलब उनसे मिलने के लिए पर्ची लेनी पड़ती है, लाइन लगती है, उसके बाद आप मिल पाते हो। जब मम्मी को मामा जी और पापा लेके गए तो जो वो बाबा जी थे ना, उन्होंने मम्मी को लाइन से ही दूर से ही बुला लिया, पीछे से ही, अच्छा, कि इनको पहले ले आओ। जो उनके सेवादार थे उनको बोला। जब मम्मी को लेके गए उन्होंने मम्मी की तरफ देखा और अपनी आंखें नीचे कर ली। जो बाबा थे उन्होंने? जो बाबा जी थे उन्होंने अपनी आंखें नीचे कर ली और मम्मी मतलब बोली कि देख मेरी तरफ। उनकी आवाज़ दोबारा बदल गई, देख तो सही मेरी तरफ। आंखें लाल हो गई पूरी, लेकिन जो वो बाबा जी थे उन्होंने मम्मी की तरफ देखा नहीं। नीचे मुड़ करके उन्होंने बोल दिया कि भाई इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ था क्या? फिर क्या हुआ कि मतलब जब ये चीज़ हुई तो पापा और मामा जी थोड़ा और परेशान हो गए कि भाई हम यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आए थे, इन्होंने तो मना ही कर दिया, ऐसा क्या है। क्योंकि नॉर्मली हनुमान जी के प्रति लोगों की इतनी आस्था होती है और कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और वहीं पर ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब कुछ सीरियस है। फिर और लोगों से पापा ने बात करी तो आर के पुरम में ना किसी तांत्रिक के बारे में किसी ने बताया कि कोई काली माता का भक्त है और वो ये चीज़ें ठीक करते हैं। तो उस दिन ना मामा जी को कुछ काम था, मामा जी बिजी थे, मामा जी जा नहीं पाए, पापा ही मम्मी को लेके गए। नॉर्मली क्या होता था देखो कि कोई भी लड़की होती है ना, तो उसको कोई टच करता है तो उसे पता लग जाता है कि सामने वाला किस तरीके से टच कर रहा है। आप मतलब हर किसी को पता लग जाता है ये चीज़। तो जो जिस तांत्रिक के पास लेके गए थे ना, मतलब मम्मी को पापा, मम्मी जब नॉर्मल अपने होश में थी, मम्मी ने उसी समय पापा को बोला कि ये आदमी ना मुझे ठीक सा नहीं लग रहा।
पापा को लगा कि भाई इसके अंदर तो कुछ एंटिटी है, कहीं ये हमें गुमराह कर रहा हो। पापा ने इतना सुना नहीं। तो जो वो तांत्रिक था उसने देखा, मम्मी को बोला कि मैं ठीक कर दूंगा। उसने कुछ रिचुअल्स वगैरह करे। तब तक मम्मी नॉर्मल थी। उनकी हमेशा मतलब जो पोजेशन आता था शाम के 6 बजे के बाद ही आता था, उससे पहले तक वो नॉर्मल रहती थी। अब वो सुबह तक रहता था या थोड़ी ही देर के वो बाद? मतलब रात को रहता था, वो 3 साढ़े 3 बजे तक रहता था। मतलब जैसे कि 6 बजे के बाद पोजीशन स्टार्ट हुआ, बेहोश हो गई, उठ गई, मुंह से झाग निकल गया, हाथ पैर मुड़ गए, ऐसी चीज़ होती थी। फिर क्या हुआ कि वो जो तांत्रिक था उसने बोला कि मैं ठीक कर दूंगा, आप रिचुअल्स वगैरह करें। और अपनी ना एक फ़ोटो दी कि जो ये तस्वीर है, इनको जब ये रात को सोए तो इनको इनके पास रख देना और तब इनको सुलाना। अब पापा घर पर ले आए मम्मी को और वैसा ही करा। मम्मी को वो फ़ोटो दे दी और मम्मी को बोला ठीक है सो जाओ। शाम को वापस पोजीशन आया, चीज़ें ऐसी हुई, बेकार हुई, लेकिन मम्मी फिर से सो गई। अब क्या होता है, 2 बजे ना मम्मी एकदम से उठती हैं। उस समय क्या था, जब ये चीज़ें हो रही थी ना तो सब लोग थोड़ा मतलब चौकन्ने रहते थे कि भाई एकदम से रात को कुछ हो ना। तो थोड़ा सा सब चौकन्ने रहते थे कि भाई एकदम से उठे ना, ये भाग ना जाए, कुछ ना कर ले। मम्मी 2 बजे एकदम से उठती हैं और जो फ़ोटो है ना उसको फाड़ देती हैं और फाड़ के ज़ोर से हंसती हैं, बहुत ज़ोर से हंसती हैं और वापस सो जाती हैं। अब सब ने ये चीज़ देखी तो पर किसी की हिम्मत नहीं बोलने की भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। सुबह पता लगता है कि जिस तांत्रिक पे ये लोग एक दिन पहले गए थे ना, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। कब? अगले दिन ही। अगले दिन ही मौत हो अगले गई? दिन ही मतलब रात को मम्मी ने उसकी तस्वीर फाड़ी और अगले दिन वो उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतलब लोगों ने तो ये बोला हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब अगले दिन मम्मी पे वापस से पोजीशन आया ना, तो पहले जो वो एंटिटी थी वो बहुत हंसी, बोली कि तो उसके पास लेके गया था इसको, वो तो इतना गंदा आदमी था, उसको तो मार दिया मैंने। अब नॉर्मली खबर तो यह है कि भाई उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी सुना, तो ये कोइंसिडेंस था या क्या था ये नहीं पता। अब ये चीज़ें मतलब और बिगड़ने लगी। अब क्या होता था रात को ना, मतलब मैं तो उस समय था नहीं, मेरे भैया थे और मेरी सिस्टर थी। तो जो मेरी बुआ थी ना वही उनको लेके सोया करती थी, मतलब मम्मी के पास ज़्यादा रहने नहीं देते थे। रात को हमारे गेट बजते थे, जैसे कोई खड़का रहा हो और बहुत तेज़ से हिला रहा हो, और बुआ को मतलब स्ट्रिक्टली बोल रखा था दादी ने, पापा ने, कि भाई गेट खोलना नहीं है। ऐसा 3 बजे तक चलता था। 3 बजे के बाद ये चीज़ें शांत होती थी। तो तब तक आपकी मम्मी कहाँ रहते थे? मम्मी को थोड़ा अलग रखते थे, मतलब भैया और दीदी को मम्मी से थोड़ा दूर रखते थे, क्योंकि छोटे थे वो भी, और वही था कि सबको थोड़ा डर था कि भाई इनको हार्म ना पहुंचा दे कुछ। फिर क्या हुआ, किसी ने ना हिसार में बताया कि कोई पीर बाबा है, वहाँ पर लेके जाओ, शायद वहाँ पर आराम मिल जाए। अब क्या हुआ कि मेरे मामा जी और पापा मम्मी को लेके गए। यहाँ पर ट्विस्ट होता है कि जब मम्मी को लेके जा रहे थे ना, तो उनकी जब गली में पहुँचे तो जो वो पीर बाबा थे उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि कोई ना महाराज आ रहे हैं, कोई बाबा जी आ रहे हैं, उनको लेकर आओ मेरे पास। तो उनके शिष्य बाहर आए, तो गली में तो उनको मम्मी, मामा जी और पापा दिखे। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कोई नहीं आ रहा। कह रहे नहीं कोई तो आ रही है, कोई शक्ति आ रही है यहाँ पर। जब मम्मी, मामा जी, पापा एंटर करे तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने अपने पास बुला लिया। अब उन्होंने जैसे ही मम्मी को देखा और मामा जी की तरफ देखा, मामा जी को बोले कि महाराज इनके इलाज तो आप कर सकते हो। अब जैसे उन्होंने मामा जी को महाराज बोला, मामा जी शॉक्ड हो गए, पापा शॉक्ड हो गए कि भाई हम तो खुद दुखी हो रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। अगर मामा जी सोचा अगर मैं ही कर सकता तो मैं अपनी बहन को ठीक ना कर लेता। मामा जी ने बोला आप कैसी बात कर रहे हो? कह रहे नहीं आप कर सकते हो, पर शायद आपको अभी मतलब या तो आप चेतना में नहीं हो उतना, या आप जान के नहीं कर रहे। मामा जी ने बोला मेरी बहन है, मैं क्यों छोड़ूंगा ऐसे, इतना परेशान हो रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो। मामा जी ने बोला मैं आपके पास लेकर आया हूँ, अगर आप ठीक कर सकते हो तो बताओ, वरना मैं कहीं और लेकर जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने ना एक बॉटल ली और कुछ रिचुअल करे, बाकायदा उस बॉटल के अंदर ना वाइट ऑब्स होते हैं ना, ऐसे घूमने लग गए। 3 ऑब्स उसके अंदर घूम रहे हैं। बाकायदा उन्होंने मामा जी को, पापा को दिखाया कि ये देखो इनके अंदर 3 एंटिटी थी, मैंने कैद कर ली है। अब वो लेके जाने लगे,
दबाने के लिए उन्होंने दवा वबा दी, मम्मी नॉर्मल हो गई। जब घर आए शाम को 6 बजे उनके अंदर वापस पोजीशन स्टार्ट हो गया। और जो वो एंटिटी थी वो बोली कि वो तो मेरे चेले चपाटे थे जिसको उसने कैद कर लिया, मेरे को तो छू भी नहीं पाया। वो बोला कि मैं सिर्फ किसी वजह से अभी इसको छोड़ रहा हूँ, और उसने टाइम दे दिया कि 15 दिन के अंदर मैं इसको ले जाऊँगा। कहाँ? अपने साथ। मतलब मार देंगे? हाँ। फिर जब उसने ऐसी वार्निंग दे दी तो मामा जी पापा और सीरियस हो गए। मतलब ये किस्सा में ये लगा लो 2 महीने चला था पूरा, जगह जगह जाना, बाबा पे जाना, तांत्रिकों पे जाना, और कहीं पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना। तो ये चीज़ें चल रही थी मतलब। और जो पीर बाबा थे उन्होंने नई बात बता दी कि भाई इनका इलाज तो आप कर सकते हो, मामा जी को बोला। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मम्मी को सपना दिख जाता था, उनको जो जो चीज़ें होने वाली होती थी वो पहले पता लग जाता था। अब यहाँ पर था क्या, जो मेरे नाना जी और नानी जी थे ना, उनकी 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 6 साल की मतलब शायद नानी जी थी और नाना जी 12 साल के थे। राजस्थानी फैमिली से थे और पहले कर देते थे, आपको पता ही है। तो उनके ना मतलब दिल्ली जब वो आए उनके ना बच्चे नहीं होते थे, ना मेरे नाना जी मतलब नाना जी नानी जी के बच्चे नहीं होते थे। तो मेरी नानी जी ना इस बात से परेशान रहती थी और गली में बैठ के वो एक दिन रो रही थी। तो वहीं से गली से एक बाबा जी गुजर रहे थे, पन्ना नाथ जी महाराज नाम था उनका। तो उन्होंने देखा कि ये रो रही हैं। उन्होंने नानी जी को बोला कि माँ आप रो क्यों रहे हो? तो नानी जी ने पूरी स्टोरी बताई कि महाराज जी हमारे संतान ही नहीं है और बिना संतान के हमारा जीवन ही ख़राब है, तो मैं क्या करूँ, मैं रो ही रही हूँ। तो महाराज जी ने बोला कि माँ मेरे जो गुरु हैं वो महायोगी हैं, अगर आप चाहो तो आपको संतान दे सकते हैं। तो नानी जी ने पूछा कैसे? उन्होंने बोला कि राजस्थान में हमारा मंदिर है सामधा में, आप वहाँ पर रहो, अगर गुरु जी की इच्छा हुई तो आपको संतान हो जाएगी। तो नानी जी ने ये बात नाना जी को बताई। अब नाना जी ने नानी जी को ही धमका दिया कि इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ढोंगी होते हैं, अगर भगवान की इच्छा होगी संतान देने की हो जाएगी, वरना कोई नहीं। अब नानी जी भी चुप हो गई। फिर क्या हुआ, नाना जी को ना सपने आने लगे साधुओं के, नाना जी को साधुओं के सपने आने लगे, बंदरों के सपने आने लगे। और नाना जी की भी ना एक बार इच्छा हुई कि ये भी बोल रही थी और उस दिन से मेरे को सपने भी यार एक बार जाके देख लेते हैं, जाने में क्या है। तो क्या हुआ, अब उस समय या मान लो आज से 80-90 साल पहले राजस्थान जाना थोड़ा मुश्किल था। नानी जी को लेके नाना जी पहुँचे। वो जो मेन मंदिर था बाबा गरीबनाथ जी का मंदिर था, और उस समय वहाँ पर गद्दी पे बाबा गोपाल नाथ जी बैठे हुए थे। तो नाना जी नानी जी जैसे ही गए ना, नाना जी ने जैसे ही उनके चरण छूने की कोशिश करी, महाराज जी ने रोक लिया। बोले तू तो हमें मानते ही नहीं था, हम तो ढोंगी थे ना, पर तेरे को आना पड़ा ना हमारे पास। बोले तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर मैं तुम्हें संतान दूंगा, लेकिन जो तुम्हारा पहला बच्चा होगा वो तुम्हें हमें देना होगा। नाना जी शॉक्ड हो गए, क्योंकि अब 80-90 साल पहले तो ऐसा भी नहीं कि कोई उन्हें बता दे ये बात, जो बात उन्होंने घर में कही है सेम महाराज जी ने रिपीट कर दी। तो नाना जी ने मतलब अपनी गलती मानी, बोला महाराज जी जो मैंने देखा था समझा था, मुझे लगता था कि ढोंगी है सारे, लेकिन आज आपने प्रमाण दे दिया, आज से मैं आपका परम भक्त बनूंगा। तो महाराज जी ने बोला जो तुम्हारी पहली संतान होगी वो तुम हमें दे देना। तो नाना जी ने बोला ठीक है। तब मेरे मामा जी का जन्म हुआ। तो मेरे मामा जी को लेके नाना जी गए भी महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने बोला कि जो आने वाला समय है ना वो पढ़े लिखे लोगों का होगा, तो इसको जितना हो सके पढ़ाना, कोई समय काल आएगा ही अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। तो नाना जी वापस ले गए और मामा जी को बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह करवाई, मतलब सबसे अच्छी जो स्टडीज़ थी मामा जी की ही नाना जी ने करवाई। तो मतलब मामा जी के अंदर ना वो जो महाराज जी का अंश था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए गए थे, तो वो अंश विद्यमान था, लेकिन उन्हें पता नहीं था। अब जो मेरी मम्मी थी, तो अब क्या था कि महाराज जी की जब नाना जी ने भक्ति स्टार्ट करी तो महाराज जी का हमारे घर आना जाना होता रहता था। तो एक दिन महाराज जी घर पर आए हुए थे, तो मेरी नानी उस दिन भी रो रही थी। तो नानी जी रो रही थी, तो महाराज जी ने बोला कि माई अब तो तुम्हारे बच्चे भी हो गए, अब क्यों रो रहे हो? तो नानी जी बोले कि महाराज जी जब मेरे बच्चे होते थे ना और मर जाते थे, तो मेरी एक बेटी हुई थी और वो बेटी मेरी मर गई थी, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तो महाराज जी बोले कि माई दुनिया तो लड़कों के लिए रोती है, तुम पहली हो जो लड़की के लिए रो रही हो, तुम्हारे संतान लड़का ही होने वाला है। तब नानी जी मतलब पेट से ही थी और 3-4 दिन में उनकी डिलीवरी थी। लड़का आने वाला है, लड़का रख लो।
पर नानी बोली नहीं महाराज, मुझे लड़की ही चाहिए। महाराज जी मतलब कहते कि महाराज जी ने 3 बार नानी जी को बोला कि लड़का ही रख लो, पर नानी जी अपनी जिद पे अड़ी नहीं। तो महाराज जी ने बोला ठीक है माई, कृपा होगी। तो 3 दिन बाद मेरी मम्मी का जन्म हुआ। अब जब मम्मी का जन्म हुआ तो मतलब मम्मी और मामा जी ये दोनों महाराज जी के द्वारा दिए गए थे। तो जब मतलब मम्मी बड़े होने लगी ना, तो जैसे महाराज जी वगैरह आते थे तो नानी कई बार शिकायत कर देती थी कि महाराज जी ये काम तो करते नहीं, कुछ परेशान करती है मेरे को, मैंने तो गलत ही मांग लिया आपसे इसको। तो महाराज जी बहुत हंसते थे, बोले कि माई तुम्हारी जो पुरानी बेटी थी जो एक्सपायर हो गई, उसकी तो तुमने कढ़ाई करी, मतलब उसके रिचुअल करे, वो एक्सपायर हो गई, लेकिन जो तुम्हारी ये बेटी एक दिन ये गोरख जगाएगी। मतलब गोरख धंधा वर्ड सुना है आपने? गोरख धंधा मतलब जो भी अजीब चीज़ें होती है ना, उसको गोरख धंधा वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो नानी जी इसको वैसे ही ले जाती थी कि महाराज जी आप सही कह रहे हो, ये गोरख ही जगाएगी, मतलब उल्टे सीधे काम ही करेगी। महाराज जी भी हंसते थे। अब क्या हुआ कि जब मम्मी बीमार पड़ी, अब वापस मैं स्टोरी पर आ रहा हूँ, जब मम्मी बीमार पड़ी और जब उन पीर बाबा पे ले गए, जब उन्होंने मामा जी को बोला कि इनका इलाज आप कर सकते हो, तब वो मामा जी को चीज़ें वापस याद आने लगी। मतलब उन जो उनका पास्ट का था, महाराज जी से जो उनका संबंध था, उन्हें वो याद आने लगा। फिर क्या हुआ, जो मैंने बताया ना कि जो मम्मी के अंदर एंटिटी थी, उसने टाइम दे दिया था कि भाई 15 दिन में मैं इसको ले जाऊंगा। अब चीज़ें और बिगड़ने लगी। शाम होते ही मम्मी के अंदर पोजीशन अब मतलब पूरे टाइम रहने लगा। वो हंसता था, अपने आप को नोचता था, हाथ पैर मोड़ लेता था, और मम्मी धीरे धीरे वीक होने लगी, कमज़ोर होने लगी। और एक दिन उसने पूरा बोल दिया कि आज इसको मैं ले जाऊंगा। अब इस दौरान ना मामा जी महाराज जी की भक्ति और पूजा स्टार्ट कर चुके थे। मतलब मामा जी को जब उन्होंने बताया था तो वो धीरे धीरे स्टार्ट कर चुके थे और पूजा पाठ में अपना मन लगा रहे थे। फिर जिस दिन उसने बोला कि इसको ले जाऊंगा, मामा जी ने मेरे जो बाकी मामा जी हैं उनको भी बुला लिया, पापा को भी बोला कि आज इसको सोने मत देना। किनको? आंटी को? मम्मी को। अब 6 बजे के बाद वापस उनके अंदर पोजीशन स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर में ना मम्मी को नींद आने लगी। मामा जी ने बोला इसको सोने मत दो, जगाओ। उन पे पानी वगैरह डाला, सब कुछ करा, लेकिन वो सो गई और वो एक्सपायर हो गई। आपकी मम्मी? हाँ। पर तब तक तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब वो एक्सपायर हो गई। दादी वगैरह रोने लगे, मम्मी को नीचे लिटा दिया। मामा जी गेट पे खड़े हो गए, कह रहे नहीं ऐसे मैं नहीं ले जाने दूंगा। मामा जी 45 मिनट तक जो हमारा मेन जो चौखट होती है ना, वहाँ पर खड़े रहे, बोले नहीं ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और मामा जी जो कुछ रिचुअल्स थे वो करते रहे। 45 या 40 मिनट्स बाद मम्मी के अंदर वापस से प्राण आए। तब मम्मी ने बताया कि हाँ, जिस दौरान वो मतलब बेहोश थी, उनको वो एंटिटी दिख रही थी और उनके अंदर एक एंटिटी नहीं थी, उनके अंदर 6-7 एंटिटी थी। और मैंने बताया था ना वो वाइट ऑब्स घूम रहे थे जब वो पीर बाबा के लेके गए, तो उनके अंदर एक जो मतलब मेन एंटिटी थी वो एक जिन्नात था और बहुत ख़तरनाक जिन्नात था। और वो मतलब अगर उस दिन मामा जी या शायद महाराज जी की कृपा ही थी कि मम्मी को उन्होंने बचाया, वरना अगर उस दिन शायद थोड़ी देर और हो जाती तो चीज़ें पूरी ख़राब हो जाती। तो उस दिन से मतलब मम्मी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और जो मेरे मामा जी थे उनको अपने बारे में पूरा रियलाइजेशन हो गया। तो बचपन से मतलब मैंने बताया ना कि बचपन से ही हमारा जो मतलब परिवार है मामा जी की साइड का, वो इन चीज़ों में रहा। स्पिरिचुअली मतलब मामा जी एक्टिवेट हो गए तो उनके पास और लोग आने लगे। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और मम्मी और मामा जी का क्योंकि महाराज जी के द्वारा दिए गए थे, तो जो वो पावर थी मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें थी, उनको सपने आना, वो चीज़ें, तो वो वहाँ से कनेक्ट थी। जैसे मम्मी को कुछ होने वाला होता था तो वहाँ मामा जी को पता लग जाता था, और मामा जी को कुछ होने वाला होता तो मम्मी को पता लग जाता था। तो आपके मामा जी जब आप कहते शरीर छोड़ दिया तो उनकी मतलब उन्होंने कोई साधना करके ऐसा करा या कोई नेचुरल डेथ थी या क्या था? उनका ये था कि जैसे हम ना नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पता हो, जैसे गोरखनाथ जी हैं जो उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो जब उनको रियलाइजेशन हुआ अपने बारे में कि महाराज जी के द्वारा दिए गए हैं, तो उन्होंने साधनाएं स्टार्ट करी अपनी, मतलब भक्ति मार्ग स्टार्ट करा, और उस दौरान उनको धीरे धीरे वो एनलाइटमेंट उनकी हो गई थी। तो फिर जब उनकी वो चीज़ हो गई तो जो हमारे बड़े महाराज जी थे, जो मतलब सामदा में मैंने बताया ना जो मेन मंदिर है, वहाँ पर उस समय गद्दी पे बाबा रघुनाथ जी महाराज जी बैठे हुए थे। तो अब मामा जी तो ग्रेजुएटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे,
तो महाराज जी के कहने पे मामा जी ने लोगों को देखना स्टार्ट करा। लाइक वो पकड़ के किसी की मतलब बीमारी है वो ठीक कर देते थे, किसी पे कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी ठीक कर देते थे। तो 2 साल पहले मतलब उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपना मतलब बोलना स्टार्ट करा था उन्होंने कि भाई मैं चले जाऊँगा। उनका ना बाहर जाने का प्लान था, मतलब वो इंडिया से बाहर जाने वाले थे। उनकी एक बेटी बाहर रहती है उनके पास, तो वो बोलते थे कि मैं तो चले जाऊँगा, ये सब याद करेंगे मेरे को, देखियो। तो हम सारे सोचते थे कि हाँ बाहर जाने वाले हैं तो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, बट धीरे धीरे उन्होंने सबसे अपने आप को दूर कर लिया और एक दिन एकदम से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और अभी फ़िलहाल मतलब मम्मी ठीक है, वो चीज़ें अब नॉर्मल हैं, और तब से ऐसा कुछ हमारे घर में तो नहीं हुआ, पर तब से मतलब इन चीज़ों के बारे में पता लग गया कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें होती है और किस लेवल तक होती है वो चीज़। तो मतलब मैंने तो खैर नहीं देखी थी, पर भैया और दीदी जो बताते हैं उन्होंने तो वो चीज़, क्योंकि बचपन में बेशक छोटे थे लेकिन देख तो रहे थे सब कुछ, और जो बड़े लोग हैं वो भी बताते ही हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई है। आपने बताया जैसे आपकी मम्मी को था और तब तक आप पैदा नहीं हुए थे, तो मैंने सुना है जब भी किसी के ऊपर ऐसा जिन जन्नात वशीकरण ऐसा कुछ भी होता है तो ठीक होने के बाद भी ना थोड़े रह जाते हैं, साइंस रह जाते हैं, कुछ एनर्जीज रह जाती है। तो आपकी मम्मी के हील होने के बाद जब आप पैदा हुए तो कहीं आप पे कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ा, या कभी जैसे आपकी मम्मी को सपने आते थे आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, या आपने कभी देखा है क्या? मेरे साथ ऐसा कुछ तो देखो नहीं हुआ। लाइक ऐसा पता कब होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि लोग हील करते हैं उतारा करके। आपने सुना होगा कि उतारा करा और चौराहे पर रख दिया, ऐसी किसी चीज़ें। और पे चढ़ा दिया। हाँ, और पे चढ़ा दिया। ये डिपेंड करता है करने वाला कौन है। अगर आप किसी अच्छे संत से मिलोगे या किसी अच्छे तांत्रिक से मिलोगे तो वो लोग इस तरीके से उतारते हैं, उस चीज़ को पूरा जड़ से ख़त्म करते हैं। टेम्प्रेरी अगर सॉल्यूशन करवाओगे तो हो सकता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद वो चीज़ वापस आए, क्योंकि एनर्जी को देखो डिस्ट्रॉय तो होती नहीं। एनर्जी सिर्फ शेप बदल सकती है, अपना रूप चेंज कर सकती है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। मतलब उतारा करोगे तो हो सकता है वापस आ जाए। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो एनर्जी को याद रहेगा कि कहाँ पर क्या। नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल जो वीडियोस बहुत वायरल होती है कि उनको धमका रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये जो करने वाले होते हैं। हमारे में मतलब ये था कि कोशिश करते कि जितने प्यार से हो सके उस चीज़ को निकाल दिया जाए। पर जैसे कि उतारा कर दिया तो किसी और पे चढ़ गया ना, हाँ हाँ। तो फिर उस पे कैसे वापस आ जाएगा जो फर्स्ट पर्सन था जिसने उतारा करा है? जब क्या होता है, जब कोई आपके ऊपर चीज़ करवाता है ना, एक तो होता है कि आप कहीं जा रहे हो, चौराहे पे पैर आ गया, किसी चीज़ पे पैर लग गया और आपके साथ कोई चीज़ आ गई, वो आपकी गलती से आ गई। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर पर्टिकुलरली मंत्रों से अभिमंत्रित करके कोई चीज़ भेजी है, जैसे वुडू डॉल होती है, जैसे यहाँ पे भी जैसे ये रखी है देखो, अब जैसे मान लो ये आपकी वुडू डॉल है। अब अगर किसी ने इसके अंदर आपका कोई भी पार्ट, जैसे आपका नेल हो गया या बाल हो गया या कुछ भी हो गया आपसे रिलेटेड, अंदर अगर दबा रखा है ना, तो जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना, तब तक आपके ऊपर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अगर आपके ऊपर से पूरी तरह उस चीज़ को हटाना है तो इस डॉल को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। मेरे को एक स्टोरी याद आई इससे। एक मतलब ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे किसी ने बताई थी। इसमें क्या था, एक ना लड़का था अमित, और ये स्टोरी भी शायद 10-12 साल पुरानी है। वो अपने गांव से दिल्ली आया था पढ़ने और कॉलेज वगैरह में एडमिशन लिया, और यहाँ पर ना बहुत अकेला फील करता था, क्योंकि नॉर्मली वो गांव में रहता था। अब गांव में उसका जो रहने का तरीका था अलग था, यहाँ रहने का तरीका थोड़ा अलग था लोगों का। तो वो थोड़ा बहुत दबा दबा फील करता था कि मतलब चकाचौंध थी दिल्ली में और लोग फैशन से रहते थे। अमित को इतना आता नहीं था, तो उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता था, तो बहुत परेशान रहता था। क्या होता है कि कॉलेज में ना एक लड़की आती है, शिल्पी नाम था उसका। अब ना वो लड़की बहुत सुंदर होती है, तो कॉलेज के जितने लोग होते हैं ना वो ट्राई करते हैं कि भाई शिल्पी से उनकी दोस्ती हो जाए। अब जो अमित था ये भी शिल्पी को देखता था, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसके नॉर्मली कोई दोस्त नहीं थे। तो शिल्पी तो वैसी लड़की थी, तो इसने कभी मतलब अप्रोच उसको करा ही नहीं। पर एक दिन क्या होता है, जब अमित कॉलेज आ रहा होता है ना, तो शिल्पी उसे आगे से हाय बोल देती है और ये घबरा जाता है, ये वहाँ से भग जाता है, मतलब ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाता। तो शिल्पी इसको देख के हंसने लग जाती है। दोबारा जब ये आ रहा होता तो शिल्पी से रोकती है और बोलती कि भाई तुम मेरे को देख के भग क्यों गए।
तो ये एकदम पसीने पसीने हो जाता है, इसको कुछ समझ नहीं आता, ये बस शर्माने लग जाता है। तब शिल्पी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, इससे बात करती है, बोलते है कि भाई कॉलेज में हर कोई मतलब मुझे इतना इनोसेंट नहीं लगता जितने तुम लगते हो, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये खुश हो जाता है, ये हाँ भर देता है। अब क्या होता है, अमित और शिल्पी कॉलेज में साथ घूमने लगे और सारे लोग इनको देखने लगे कि भाई ये अमित ने इससे दोस्ती कैसे कर ली। फिर क्या होता है, जो शिल्पी थी ना अमित के मतलब क्लोज आने लगी, उसको अपने घर की बातें बताने लगी, अपने बारे में बताने लगी। तो अमित को वो बोलते कि तुम ना मेरे घर चलना एक बार, मेरी सिस्टर से मैं तुम्हें मिलाऊंगी, मेरी मम्मी से मिलवाऊंगी, और हम कोलकाता में रहते हैं और वहाँ पर हमारा अपना घर है। अपने बारे में मतलब पूरा बताती थी। और मतलब 6-7 महीने के अंदर ही इन्होंने शादी करने का प्लान बना लिया। अभी हाई से 6 महीने बाद? 6 महीने के अंदर ही इन्होंने शादी का प्लान बना लिया। मतलब अमित और ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए कॉलेज में ही? कॉलेज में ही, वाह। कि भाई हाँ हम शादी करेंगे, ये वो अपने घर में बात कर लेते हैं और तुम भी अपने घर में बात कर लो, और हमारा मतलब कॉलेज कंप्लीट होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। तो शिल्पी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बट एक बार मेरी फैमिली से तुम्हें मिलना होगा, तो अभी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं, मैं घर जाऊँगी तो मेरे साथ चलना, हम घूम भी लेंगे, और मेरी सिस्टर से भी मैं तुम्हें मिलवाऊँगी, मेरी मदर से भी मैं तुम्हें मिलवाऊँगी। अमित हाँ भर देता है, और अमित मतलब खुश तो बहुत था ही, क्योंकि शिल्पी बहुत सुंदर थी और वो तो चाहता ही था शिल्पी को। तो शिल्पी इसको लेके अपने होम टाउन जाती है। अब वहाँ पर जाती है ना, तो वहाँ पर ना एक काली माता का मंदिर था। तो ये बोलती है कि हम यहाँ पर आए हैं तो माता के दर्शन भी कर लेते हैं। अमित बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर जाने से पहले वो स्टेशन से ही सीधा मंदिर ले जाती है उसको। वहाँ पर क्या होता है कि जब ये लोग एंटर कर रहे होते हैं ना मंदिर में, तो वहाँ जितने लोग थे वो शिल्पी को ना बहुत अलग नज़र से देख रहे थे। मतलब थोड़ा सा या तो उसको घूर रहे थे और थोड़े डरे डरे उसको देख रहे थे। जैसे वो जा रही थी तो उसके लिए जगह छोड़ दे रहे थे, ये चीज़ें कर रहे थे। अमित ये देखता है, अमित को बताते कि मेरी जान पहचान है यहाँ पे बहुत, मैं दर्शन तुम्हें अच्छे से करवा दूँगी। तो अमित इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो खुशी इतना होता है कि हाँ भाई अब इसकी फैमिली से मैं मिल लूँगा और हमारी शादी भी हो जाएगी, बहुत सब कुछ सही रहेगा। वो अंदर लेके जाती है, माता का मंदिर होता है, बहुत घुप अंधेरा सा होता है। वहाँ पर बीच में माता की प्रतिमा होती है, और प्रतिमा के आसपास बहुत सारे साधु लोग बैठ के आंख बंद करके तपस्या कर रहे होते हैं। तो वहाँ का जो मेन पुजारी होता है वो शिल्पी को देखता है। शिल्पी को देखते ही वो थोड़ा पीछे हो जाता है। शिल्पी आगे आती है, अमित के तिलक लगाती है, अपनी तिलक लगाती है, और उसको बोलती है कि माता के प्रणाम करो। अमित को झुकाती है, खुद भी झुकती है। मतलब वहाँ पर वो थोड़ा बहुत रिचुअल करती है। अमित देख रहा होता है, अमित को लगता है कि हाँ भाई यहाँ की ये लोकल है, यहाँ बचपन से रही है, तो इसको कुछ चीज़ें आती होगी, रिचुअल्स वगैरह पूजा आती होगी, इतना होता है। अब वो अमित को लेके बोलते कि चलो मेरे घर चलते हैं। अपने घर लेके जाती है। वहाँ वो अमित को मतलब बिठाती है। उसकी सिस्टर आती है पानी लेकर, कि अमित को पानी वगैरह देते हैं। पानी पीने के बाद ना अमित को थोड़ा अजीब लगने लगता है, उसको चक्कर से आने लगते हैं और वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। अब क्या होता है, उसकी आँख खुलती है, तब तक रात हो चुकी होती है। वो देखता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं, और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। वो देखता है वो एक कमरे के अंदर लेटा हुआ है, और वहाँ पर 3 औरतें उसके इर्द गिर्द बैठी हुई हैं। मतलब जैसे बीच में वो लेटा हुआ है, इधर एक औरत बैठी हुई है, इधर एक औरत बैठी हुई है, और सामने एक औरत बैठी हुई है। और यहाँ उसका शरीर है, उसके साथ में एक और शरीर है, उसके भी कपड़े नहीं हैं, उसको भी लिटा रखा है हाथ पैर बांध के। अब अमित जब ये सीन देखता है ना, वो पूरा घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे, क्योंकि जो शिल्पी थी ना वो जादूगर नहीं थी, और स्टार्टिंग से ही उसका ये प्लान था कि इसको फंसा के मैं लाऊं और इसकी बलि दूं। अब अमित को ये चीज़ मतलब वहाँ लेटे लेटे वो समझ जाता है, क्योंकि जो शिल्पी का रूप था वो पूरा बदला हुआ था, पूरे लंबे लंबे बाल और वो तिलक वगैरह लगा हुआ, और उसकी जो दोनों मतलब उसकी मदर थी और उसकी बड़ी बहन थी, वो अपनी गर्दनें घुमा रही हैं, मंत्र बुदबुदा रही हैं, और ये शिल्पी भी मंत्र बुदबुदा रही है, और वहीं पर एक कटार रखी हुई है लंबी सी। तो ये समझ जाता है कि भाई ये शायद मेरी बलि वगैरह देंगे।
तो ये बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका शरीर ना हिल नहीं पा रहा था। ये ट्राई कर रहा था कि भाई इसकी रस्सी खोल पाए, अपने आप को बचा पाए, पर ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसको ध्यान आता है कि इसकी मम्मी ने इसको कभी बताया था कि कभी परेशानी हो तो हमारे कुल देवता हैं, उनको तो याद करियो। तो ये लेटा लेटा उनको याद करने लगता है। याद करने लगता है तो जो इसकी बॉडी थी जो हिल नहीं पा रही थी, उसमें वापस पावर आती है और थोड़ा वो ये मूवमेंट कर पाता है। तो ये धीरे धीरे अपनी रस्सी खोलने लगता है। रस्सी खोल लेता है, लेकिन ना ये खोलने के बाद ना वहीं पे लेटा रहता है, ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये अभी भी बेहोशी है। और जो वो औरतें थी वो अपने मंत्रों में बिजी थी, बुदबुदा रही थी। अब ये देखता है जो उसके साथ में बॉडी थी ना, शिल्पी उठती है, उस बॉडी पे पूरे पे लाल रंग लगाती है, मतलब सिंदूर लगाती है और कुछ मंत्र बुदबुदाती है। उसकी बड़ी बहन उठती है, कटार लेती है और उसकी गर्दन काट देती है। ये सीन देख के इसकी आत्मा बाहर आ जाती है। बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था कि अब ये ज़िंदा बचेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब परेशान हम होते हैं या मुसीबत में होते हैं तो जितना हमारे अंदर दम है उससे 10x हम लगा देते हैं बचने के लिए। जैसे उसकी वो गर्दन काटते हैं, उसकी गर्दन को उठा के वो हवन कुंड के पास ले जा रहे होते हैं और वो लोग उस हवन कुंड में उस मुंड को डाल के कुछ मंत्र बुदबुदाने लगते हैं। और शायद अगला नंबर अमित का ही था। अब अमित क्या करता है, ये ना सही मौके का वेट करता है कि भाई किसी तरह मैं यहाँ से भाग पाऊँ। लेकिन क्या हो रहा था कि जैसे मैंने बताया इसने अपने कुल देवता को याद किया तो इसकी बॉडी में पावर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस इसकी बॉडी स्तंभित हो रही थी, रुक रही थी। कुछ करने का ट्राई कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। इसको ना सामने ही एक ऐसी एकदम वुडू डॉल दिखती है और ये देखता है कि जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली क्या था, जब ये साथ घूमते थे ना तो शिल्पी इसकी मतलब बहुत केयर करती थी। इसकी मैनिक्योर पेडिक्योर कर देती थी, इसके नेल्स काट देती थी, कभी इसको ले जाते थे कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज करवाऊँगी। ये देखता है कि वो जितनी चीज़ें इसने मतलब इन 6 महीने में करी थी ना, उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट एकदम मिड में उस डॉल के इन्होंने रख रखा होता है। अब क्या होता है, इसने भी थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी, ये समझ आता है कि भाई इनके पास मेरा ये अंश है, शायद इस वजह से ही मेरी बॉडी इनके कंट्रोल में है। और वो लोग तो हवन कर रहे थे और डॉल थोड़ा सा पास में रखी हुई थी। ये वापस अपने कुल देवता को याद करता है, इसकी बॉडी में वापस सेंसेस आती है। ये ना बहुत धीरे धीरे उठता है। सबसे पहले ये वो डॉल पकड़ता है और उस डॉल को ना उन्हीं के अग्निकुंड में डाल देता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अग्नि में अगर कोई चीज़ समर्पित हो जाए तो उसकी जितनी नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही अग्निकुंड में डालता है ना, वो तीनों उड़ जाती हैं, इसकी तरफ आने लगती हैं। इसमें जितनी जान थी, क्योंकि कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, ये उनको धक्का देता है और वापस सीढ़ियों से नीचे आता हुआ भागता चला जाता है। मतलब ये इतनी बुरी तरह भागता है, इसकी कुछ नहीं देखता, मतलब गाड़ियाँ आ रही है, क्या आ रहा है, ये पूरा नेकेड ही भागने लग जाता है। 2-3 किलोमीटर ये भागता चला जाता है। भागते 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 ये एक आदमी से टकरा जाता है। तो वो आदमी देखता है इसकी हालत, क्या हुआ क्या नहीं। तो मतलब ये बहुत घबराया हुआ होता है, कुछ बोल भी नहीं पाता। तो वो आदमी इसको अपने घर में ले जाता है, इससे पूछता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो ये बताता है सारी बात। तो वो आदमी बोलता है कोई नहीं, अपने कपड़े देता है और बोलता है तुम पहले नहा लो, और इसको गंगा जल वगैरह देता है, इसको पी लो और सो जाओ, सुबह बात करते हैं। इसको सुला देता है। जब सुबह अमित उठता है तब वो आदमी पूरा डिटेल में पूछता है कि भाई पूरा बताओ। तब वो बताता है भाई 6 महीने में ऐसे एक लड़की मुझको मिली कॉलेज में, ऐसे कर करके वो मुझे यहाँ लेकर आई और शायद कल वो मेरी बलि दे देती। तब वो आदमी से बताता है कि बेटा जिस लड़की के साथ तुम आए थे ना, वो यहाँ की बहुत ही मशहूर जादूगरनी है और शायद तुम पहले नहीं हो, ऐसे पता नहीं वो कितने लोगों को यहाँ लाके बलि दे चुकी है। और ये बात पूरा मतलब होम टाउन जानता था कि ये जो परिवार है ये जादूगरनियों का परिवार है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका मुकाबला कर पाए, क्योंकि अगर किसी ने भी उनके खिलाफ़ कुछ बोलने का ट्राई करा तो अगले दिन उन लोगों ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। तो बोलता कि शायद माँ की कृपा ही थी कि तुम बच गए, वरना जो भी उन लोगों के चंगुल में आया वो बच नहीं पाया। तो जो शिल्पी थी उसने मतलब 6 महीने की पूरी प्लानिंग करी थी, और जो अमित था उसकी पूरी डॉल तैयार कर रखी थी। और शायद उस दिन अगर वो हिम्मत नहीं दिखाता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है देखो,
हमें ना हिम्मत दिखानी पड़ती है अगर हम मुसीबत में है, और ऐसी मुसीबत में है ना, तो जब तक बिल्कुल आप में जित थोड़ी भी जान बची है ना, बचने का ट्राई, क्योंकि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो उस दिन हमें तो उन लोगों से मतलब बच पाया। वो जो अंकल थे उन्होंने उसकी हेल्प करी, उसकी वापस टिकट वगैरह करवाई, उसको स्टेशन तक छोड़ने आए। फिर हमें मतलब कॉलेज भी छोड़ देता है, वो इतना डर जाता है, वापस अपने मतलब घर ही चले जाता है, गाँव चले जाता है, और वहाँ वो अपना खेती बाड़ी कर रहा है। पर आपको लगता है जैसे कि ये वुडू डॉल वगैरह का हो गया, सच में वुडू डॉल से आप किसी के शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो बात वही है ना कि अगर आप देखो, मेनली बात होती है डीएनए की, है ना। अगर हम साइंस के हिसाब से भी बात करें, अगर किसी का डीएनए हमारे पास है तो हम उसके साथ, उसके डीएनए के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी साइंस के पास उसकी टेक्निक है, डीएनए की टेक्निक है। अब जो वुडू डॉल है, हो सकता है कॉस्मिक वर्ल्ड में कोई ऐसी टेक्निक हो जो अभी हमें नहीं पता, इसलिए हमें लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉस्मिक वर्ल्ड में वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो हम कैसे, जैसे ये वुडू डॉल बनाने के लिए भी तो आपको कुछ मंत्र वगैरह कुछ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ कपड़े से थोड़ी वुडू डॉल बन जाएगी। कपड़े से नहीं, देखो मैंने बताया ना, वो तो लोग तो जादूगर नहीं थे ही, तो उनके पास तो वो चीज़ें थी ही, उनको मंत्र वगैरह पता थे। नॉर्मली ऐसे कोई वुडू डॉल बनाएगा वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मंत्र क्या होते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। नॉर्मली साइंस भी कहता है कि जो शब्द है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड में भ्रमण ही कर रहे होते हैं। चाहे हम जो बात कर रहे हैं, ये भी वाइब्रेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये घूमेगी ही घूमेगी। तो जिनको मंत्र पता होते हैं वो उन चीज़ों का उच्चारण कर करके लोगों को वश में कर लेते हैं, और उनके पास डीएनए तो होता ही है। जैसे रिसेंटली अब एक मूवी भी आई है, उसमें भी एंड में देखा ही होगा आपने कि उन्होंने एंड में उस लड़के का डीएनए ही ले रखा होता है। कौन सी मूवी? कंतारा मूवी जो आई है, कंतारा चैप्टर 1 अगर आपने देखी हो, तो उसमें भी जो एंड में पता लगता है कि हाँ भाई उनका नखून वगैरह वो सारी चीज़ें उन्होंने ले रखी थी। पर ये तो बहुत इजी है ना, ये तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ले सकते हैं, लेकिन ये करना इजी थोड़ी है। हाँ, वो टेक्निक, वो मंत्र, वो गुप्त चीज़ें होती है। ऐसा नहीं हर किसी को, मतलब आजकल तो कोई भी वुडू डॉल उठा लेता है, बोलता है कि नहीं हो जाएगा ये, ऐसा नहीं होता। वो पूरा उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें कुछ रिचुअल्स करे जाते हैं, थोड़ी बलि भी दी जाती है, खून भी चढ़ाया जाता है, तब जाके वो पूरा प्रोसेस होता है। स्केरी है। तो जैसे हम इतनी देर से वशीकरण, वुडू डॉल सब बात कर रहे हैं, बट ऐसे ना बहुत सारी एंटिटीज़ भी होती है जिनके बारे में मैंने सुना है। तो आप किसी एंटिटी के रिलेटेड आपको कुछ पता है जो आप शेयर कर सकते हो अभी? एंटिटीज़ की तो देखो बहुत स्टोरीज़ हैं, मतलब मैंने खुद ने भी मतलब बहुत सारी लोगों की पढ़ी है, और मेरे सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को बहुत लोगों ने भेजी है। तो नॉर्मली देखो भूत प्रेत से तो फिर भी इजी होता है टैकल करना, लेकिन जैसे जो एंटिटीज़ होती है ना, जिन जन्नात हो गए, खबीज़ हो गया, घोल हो गया, और इन सब का राजा ये लगा लो ब्रह्म राक्षस, जिसका तो कहते हैं कि रात्रि में नाम भी नहीं लेना चाहिए। नाम लेने मात्र से वो, अगर कोई आसपास होगा तो वो एक बार ज़रूर चक्कर लगा के जाता है। तो फिर नहीं लेते क्या? क्योंकि रात ही हो रही है अभी, कितनी रात्रि में नाम नहीं लेना चाहिए? अभी तो देखो, अब वही वाली बात है, रात्रि का सबका अपना अपना समय, आजकल तो लोग 3-3 बजे तक भी लगे रहते हैं। अरे तो ठीक है, बताओ फिर। पर ऐसा कुछ मत बताना कि आ जाए नहीं, यहाँ देखो पे। सबसे बड़ी बात है, डिवाइन पावर से बड़ा कुछ नहीं है अगर आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो ये स्टोरी है ये भी थोड़ी ऐसी है। इसमें क्या होता है, ये स्टोरी मैंने अपने चैनल पे भी कवर कर रखी है वैसे। तो इसमें होता क्या है, एक ना पंडित जी होते हैं, अशोक नाम था उनका, और काफ़ी ना फाइनेंशियली वीक होते हैं, मतलब गरीब परिवार से होते हैं। ये स्टोरी भी लगा लो काफ़ी पुरानी है, मतलब आज से 70-80 साल पहले की स्टोरी है। तो मतलब इतना गरीब होते हैं कि ना परिवार की हालत मतलब उनकी ठीक नहीं थी, और जो उनकी वाइफ थी वो उनको बोलती थी कि भाई इतने से पैसे से क्या होगा, थोड़ा और भी कुछ करो, तुम ये पूजा पाठ छोड़ो, कुछ और ट्राई करो, इसमें तो पैसा आ नहीं रहा है। लेकिन अशोक जी का वही था कि भाई जो मेरे परिवार की धरोहर है मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। बेशक कम कमा रहा हूँ लेकिन संतुष्ट तो हूँ, जितना कमा रहा हूँ उसमें खुश हूँ। लेकिन पत्नी के कहने पे वही सोचते हैं कि भाई काम को थोड़ा बढ़ाऊँ, तो वो पूजा पाठ, हवन वगैरह और ज़्यादा करने लगते हैं। और लोगों को बोलते भाई कोई पूजा हो बताना, कोई हवन हो बताना। तो रात रात को जाने लगे हवन वगैरह करने। तो ऐसे ही एक दिन उनके घर ना एक सेठ आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई पंडित जी हमारे घर हवन है, ऐसे ऐसे किसी ने बताया करवाना है, और ये आपका नाम लिया है कि आप बहुत अच्छे करते हो वो हवन, लेकिन वो हवन रात को होगा तो आप हमारे घर आओ। अब 80 साल पहले आप समझ रहे हो कि भाई कितने सुनसान हुआ करते थे, जंगल ही था पहले तो पूरा।
अब वो अपने गांव से अपनी साइकिल लेके निकलते हैं पंडित जी। निकलते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो पूजा वगैरह करते हैं, हवन करते हैं। तो जो सेठ होता है ना, वो बोलता है कि भाई पंडित जी अब आप रात को यहीं रुक जाओ, विश्राम करो, इतनी रात हो रही है, कहाँ जाओगे, तो अपना सुबह निकल जाना। अब वो अशोक जी बोलते कि भाई मैं रात को ही निकल जाता हूँ, सुबह तक मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि पहले के लोग 3-4 घंटे देखो ट्रैवल कर लेते थे आराम से, कि हाँ भाई अभी मैं निकलूँगा, मेरा गांव इतनी दूर है तो मैं पहुँच जाऊँगा। समय का आकलन उन्हें ढंग से होता नहीं कि भाई रात के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं। वो सोचते हैं कि भाई हाँ 3-4 बज रहे होंगे, सुबह होने वाली होगी, जब तक निकलूँगा मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा, जब तक सूर्योदय होगा। लेकिन उस समय रात के 2 बज रहे होते हैं। वो अपनी साइकिल लेते हैं, निकल जाते हैं। अब क्या होता है, जब वो घर आ रहे होते हैं तो एक बरगद का पेड़ वहाँ पर होता है, उसके आगे से वो निकलते हैं तो आवाज़ आती है, पंडित कहाँ जा रहा है। वो आसपास देखते हैं, कोई नहीं दिखता। फिर जाने लगते हैं। फिर वो आवाज़ आती है कि पंडित जा कर रहा है, मिठाई तो खिला जा। आसपास देखते, कोई नहीं दिखता। अब क्या था, जो जिस सेठ के घर ये हवन करने गए थे उसने खुश होकर इनको बहुत सारी मिठाई, पैसे, व्यंजन वगैरह दिए थे। तो ये भी खुश थे कि भाई बहुत दिनों बाद धन भी अच्छा मिला है, मिठाइयाँ भी मिली है, फ्रूट्स वगैरह मिले, अपने परिवार को दूंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। मतलब आज के टाइम में तो देखो ये चीज़ रेयर है, मतलब नॉर्मली हो गई है। पहले के टाइम में बहुत रेयर थी। मिठाइयाँ हो गए, फ्रूट्स हो गए, लोग बहुत मतलब खुशी से खाते थे। तो ये भी खुश थे कि हाँ भाई आज बच्चों को दूंगा। ये फिर जाने लगते हैं। फिर आवाज़ आती है कि पंडित रुक रहा है, नहीं रुक रहा। जब ये पीछे मोड़ते हैं एकदम से आवाज़ आती है धम। ये सामने देखते हैं तो एक बहुत ही विशालकाय आकृति इनके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके 2 सिंग भी होते हैं। अब ये पंडित जी देख के घबरा जाते हैं। पंडित जी को बोलता है कि ये मिठाई मेरे को दे जा। लेकिन पंडित जी की, मैंने बताया ना, हालत ठीक थी नहीं, गरीब थे, काफ़ी दिनों बाद उनको व्यंजन वगैरह मिले थे। तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो मेरे परिवार के लिए है और मैं मतलब घर का करता धरता हूँ, तो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। बहुत समय बाद हमारे परिवार में खुशियाँ आई है, ये मैं अपने बच्चों को दूंगा। तो राक्षस उन्हें बोलता है कि भाई तू मान जा, ये मेरे को दे जा, वरना आज तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पंडित जी फिर भी मना कर देते हैं कि मैं तेरे को नहीं दूंगा। तो वो राक्षस बोलता है कि ठीक है, अब तो गया पंडित। वो धीरे धीरे उनके पास आने लगता है। फिर क्या होता है, जैसी थोड़ी सी दूरी रहती है ना, वो एकदम से पीछे हटने लगता है। पंडित जी ने तो मतलब आंखें बंद कर ली थी, वो अपने आप को कोस रहे थे कि भाई परिवार के लिए आज पहली बार एक मौका मिला था, मेरी पत्नी को खुश करने का, बच्चों को खुश करने का, लेकिन अब ये मुझे मार देगा और अब मेरे परिवार का क्या होगा। जैसे आज के टाइम में देखो कोई होता ना तो शायद वो मिठाइयाँ दे भी देता, लेकिन पहले के लोग ना अपने वर्ड्स को लेके बहुत वो थे कि भाई अगर मैंने बोल दिया है तो चाहे जान निकल जाए, लेकिन मैं अपने वर्ड्स को नहीं छोड़ूंगा, अटूट रहते थे। तो पंडित जी ने वही था कि भाई मना कर दिया था तो मना कर दिया था, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो देखते हैं जब 3-4 मिनट तक कुछ नहीं होता ना, आंखें खोलते तो देखते कि वो राक्षस पीछे बैठा होता है और बोलता है कि पंडित इसको क्यों लेके आ गया। पंडित जी बोलते हैं किसको, कहते पीछे देख अपने। अब पंडित जी की ना एक आदत थी कि जब भी अपने घर से निकलते थे ना, तो ये भैरव बाबा के भक्त थे, काल भैरव जी के। तो जहाँ भी निकलते थे ये भैरव बाबा को बोल के जाते थे कि महाराज मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलना। तो क्या होता है कि जब पंडित जी पीछे देखते ना उस राक्षस के कहने पे, तो उन्हें धुएं के कार में ना एक भैरव बाबा की आकृति दिखती है अपने पीछे, बहुत बड़ी। तो वो जो राक्षस है वो बोलता है तो इसको क्यों लेके आ गया। अब पंडित जी समझ जाते हैं कि भैरव बाबा उसकी रक्षा के लिए आ गया। तो पंडित जी वहीं पे भैरव बाबा का जयकारा लगाते हैं, अपनी साइकिल उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो मतलब भैरव बाबा आकर पंडित जी की रक्षा कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस अगर किसी के पीछे पड़ गया तो बेशक आप कुछ कर लो, वो आपको छोड़ता नहीं है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस कैसे बनता है आपको पता है ये? अब बताओ। इसमें क्या होता है, जो ब्राह्मण ज्ञानी होने के बावजूद गलत कर्म करता है, मतलब उसको मंत्रों का ज्ञान भी होता है, उसके बावजूद वो गलत चीज़ें करता है, लोगों को सताता है, जितना पाप हो सके करता है, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में चला जाता है। इसलिए उसके ऊपर ना हनुमान चालीसा का असर होता है, क्योंकि उसको खुद को आती है और जो मंत्र उनका भी असर नहीं होता।
क्योंकि वो सारे उसको खुद कंटस्ट होते हैं। आप उसके आगे हनुमान चालीसा पढ़ोगे वो आपसे अच्छी पढ़ के दिखा देगा। अच्छा। सप्तशती का पाठ करोगे वो आपसे अच्छी करके दिखा देगा। इसलिए ब्रह्म राक्षस को हमारे सनातन में बहुत खतरनाक माना जाता है। तो उनसे रक्षा के लिए तो अगर आपके पास कोई डिवाइन एनर्जी है वही आपकी रक्षा कर सकती है। तो वहाँ पर तो मतलब भैरव बाबा ने आके खुद ही पंडित जी की रक्षा करी थी, तो वरना पंडित जी शायद ही बच पाते। तो ऐसी एंटिटीज़ की कहानियाँ तो बहुत हैं। कभी दोबारा मौका लगेगा तो आपको और बताऊँगा। हाँ डन, ये स्टोरी तो मतलब ऐसा गूज़बम्स दे गई क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी थी कि वो एकदम से ही बच गए और पीछे उनको साक्षात दर्शन हो गए। अभी तो क्योंकि हम पे टाइम भी कम है तो अभी तो हम रैप अप करते हैं, बट रैप अप करने से पहले ना अभी मैंने रिसेंटली एक बिजनेस खोला है इट्स डिमोनिक करके। और क्योंकि हम डीमंस की और भूत प्रेत की बात कर रहे थे तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ और आपको एक इनकैंटेशन पढ़ना है अभी एंड में और फिर उसमें एंड करेंगे। वो इनकैंटेशन पढ़ने तक हमारा एंड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कार्तिक की स्टोरीज पसंद आई और अगर आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप कार्तिक का चैनल जाके चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है हॉरर कास्ट। और अगर आप ऐसे ही मेरे पॉडकास्ट और मेरी स्टोरीज देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और कमेंट करना इस वीडियो पे मत भूलना। अब हम आते हैं वो ये गेम पे जो मैंने आपको बता रही थी। तो इस गेम के अंदर ना बेसिकली क्या है कि हम ना 13 कार्ड्स देते हैं। जैसे ये कार्ड्स है, इस पे 13 डीमंस है। जैसे आपको पता है पाइमॉन डीमन के बारे में? हाँ मैंने सुना है। हाँ आपने वो मूवी देखी होगी हेरिडेटरी, उसकी वो काफी हॉरर मूवी है। तो हेरिडेटरी में जिस डीमन की पूजा होती है, जो कल्ट डीमन को पूजता है वो पाइमॉन को पूजता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम पे 13 डीमंस है। तो एक बुक है आर्स क्रोएशिया करके, उसके अंदर ना 72 डीमंस के बारे में कि उनकी क्या पावर्स होते हैं, अगर वो किसी के ऊपर पोजेशन करे तो क्या सिम्टम्स रहते हैं, उनको मतलब आप कैसे बुला सकते हो। तो उस बुक पे बेस्ड हमने एक गेम बनाई है इट्स डेमोनिक। और इसके अंदर क्या होता है, आपको 13 कार्ड्स मिलते हैं लाइक दिस। और हर कार्ड के साथ जैसे हर कार्ड पे एक डीमन है और डीमन के पीछे कि अगर वो किसी को पोजेस करेगा तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे और डीमन की क्या पावर्स है। और एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है कि आप डीमन को कैसे बुला सकते हो, ठीक है। ये मिलता है और आपको मतलब ऑफ कोर्स जो वेलकम नोट होता है वो तो मिलता ही है, साथ में एक लेटर मिलता है। ये लेटर ना एक मतलब हर गेम में अलग होगा, बट इस गेम के अंदर ये लेटर आपको एक ऐसा शामन कर रहा है, लिख रहा है, जो चाहता है कि आप मदद करो ये पता करने के लिए कि एक विक्टिम पोजेस हो रखा है। तो आपको बताना है कि इन 13 डीमंस में से किस डीमन ने उस विक्टिम को पोजेस करा है। फॉर दिस आपको विक्टिम की पूरी डिटेल मिलती है कि उसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कब पोजेशन के फर्स्ट साइंस दिखे, ये सब लेटर के अंदर मौजूद होता है। जैसे ये लेटर वाला ये पूरा, और आपको पढ़ना है और आपको पता करना है कौन सी डीमन ने करा। अब अगर आप सोलो खेल रहे हो तो गेम ईजी है कि आपको कार्ड पढ़ना है, ये पढ़ना, बताना है किसने करा। बट मान लो मैं और आप खेल रहे हैं तो ये कार्ड ना हम दोनों में बट जाएंगे, ठीक है। किसी के पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि ऑड कार्ड्स हैं। तो अब आपके पास जैसे कि किंग बालम आ गया, किंग पाइमॉन आ गया, ऐसे करके आपके पास कुछ कार्ड्स आ गए, कुछ मेरे पास आ गए। तो हम एक दूसरे को ना बताएंगे कि मेरे पे ये कार्ड है, उसकी ये पावर्स है, ऐसा ऐसा है। पर हमारा काम है कि हम सामने वाले पे डालें कि जो कार्ड तुम पे है ना उसने ही पक्का पोजेस करा होगा। और फिर एक टाइम लिमिटेशन होती है और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग गेम है ऐसे करके। तो मैं आपको भी किंग पाइमॉन का एक वो इनकांटेशन देती हूँ, जिससे आप अगर ये पढ़ते हो, फॉलो करते हो तो आप उस किंग को बुला सकते हो। जैसे उसमें होता है ना ouija बोर्ड में होता है कि आप स्पिरिट से बात कर सकते हो, तो ये हमने बुक से ही करा है। तो थोड़ा बहुत लेजिट है। और जैसे ये गेम भी हम भेजते हैं तो हम ऐसे एक ब्लैक बॉक्स में भेजते हैं, उसके अंदर आपको वूडू डॉल और ऐसा ब्लड वगैरह, ब्लैक कैंडल जैसी चीज़ें मिलती है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो ये आपको पढ़ के ऐसा पढ़ के बताना है कि आपको कैसा लगता है। Invocation of King Paimon. Let the air tremble with unspoken horns. Trace the crowned circle and address no god, but the one who rides the desert wind. Do not shout his name, think it. If the world groans, silent in reply. Paimon has already entered the room, and someone's tongue is no longer there.